नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हमने जो लास्ट सेशन था उसमें हमने पढ़ा था कोटा का इतिहास। इसका इतिहास देखा था, कोटा का इतिहास देखा था। और हमने देखा कि कोटा में चौहानों की कौन सी शाखा थी। हाड़ा शाखा का क्या था, शासन था। चौहानों की कौन सी शाखा थी, हाड़ा शाखा थी। जहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था एक शासक था जिसका नाम क्या था, माधो सिंह। ये जो माधो सिंह था, ये बूंदी के राजा जो रतन सिंह था उसका क्या था, बेटा था। 1631 में, कब, 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां है, वो क्या करता है, बूंदी से कोटा का क्या कर देता है, अलग कर देता है। और ये जो माधो सिंह है इसे क्या कर देता है, स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। किसे, माधो सिंह को कहाँ का, कोटा का क्या कर देता है, स्वतंत्र राजा। स्वतंत्र राजा है, कौन बना देता है, शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया, इसे बूंदी का क्या बना दिया, स्वतंत्र राजा वो क्या घोषित कर दिया। फिर ये जो क्या है, जो माधो सिंह था ये शाहजहां की तरफ से मध्य एशिया की तरफ लड़ने जाता है। और जब मध्य एशिया अभियान में सफल होता है तो शाहजहां है वो क्या है, प्रसन्न होकर इसे उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप, कौन, शाहजहां उपहार स्वरूप एक घोड़ा था। घोड़े का नाम क्या था, बाद रफ्तार। ये जो बाद रफ्तार है ये इसे उपहार स्वरूप है वो शाहजहां क्या करता है, गिफ्ट करता है। माधो सिंह के बाद में अगला जो राजा आता है वो हमने देखा था मुकुंद सिंह। कौन सा देखा था, मुकुंद सिंह देखा था। ये वही मुकुंद सिंह है जिसने अबली मीणी का जो महल है उसका क्या निर्माण करवाया, कहाँ पर, कोटा में अबली मीणी के महल का निर्माण करवाया। जब धर्मत का युद्ध हुआ था तो धर्मत के युद्ध में किसकी तरफ से लड़ता है, दारा की तरफ से लड़ता हुआ क्या होता है, मारा जाता है। किसकी तरफ से लड़ता हुआ मारा जाता है, ये दारा की तरफ से क्या है, लड़ता हुआ मारा जाता है। फिर इसके बाद अगला जो मुकुंद सिंह के बाद अगला जो शासक देखा था हमने वो कौन सा था, वो था भीम सिंह। भीम सिंह, ये जो भीम सिंह है, भीम सिंह है ये मुगल बादशाह फरुख सिंह के कहने पर इसने क्या किया, बूंदी के राजा बुद्ध सिंह है उस पर क्या करता है, आक्रमण करता है ये। और बुद्ध सिंह को क्या करता है, हराता है। इसने बूंदी का नाम बदल कर क्या कर दिया था, बूंदी का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, बूंदी का नाम फरुखाबाद, फरुखाबाद कर दिया था। जो फरुख शहर है वो इससे क्या है, प्रसन्न होता है। प्रसन्न होकर इसे शेरगढ़ का जो किला है वो 12 वो क्या करता है, गिफ्ट करता है उपहार में। फरुख शेर इसे क्या देता है, फरुख शेर है वो इसे क्या देता है, शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ 12। और जब ये बुद्ध सिंह को हराता है तो वहां से दो तोपे लेके आता है। एक तोप थी जिसका नाम क्या था, धूल धाली। और जो दूसरी तोप थी जिसका नाम क्या था, कड़क बिजली था। ये जो भीम सिंह है ये वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। इसने क्या किया, अपना नाम बदल कर क्या कर लिया, कृष्ण सिंह, कृष्णदास, कृष्ण दास चेंज कर लिया इसने अपना नाम, कृष्णदास कर लिया। कोटा का जो नाम है, कोटा का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया, नंदग्राम कर दिया। कोटा का नाम क्या कर दिया इसने, नंदग्राम। कोटा का नाम में वो क्या कर दिया, नंदग्राम कर दिया। जो शेरगढ़ का जो किला था, ये जो किला था इसका नाम इसने क्या कर दिया, बरसाना, बरसाना। तो कई बार एग्जाम में पूछ ले कि बरसाना का किला है वो कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर है, बारह के अंदर है। ये कई बार एग्जाम की दृष्टि से क्या है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि बरसाना का जो किला है वो कहाँ पर है। फिर इसने 12 में सांवरिया सेठ है उसके क्या है, मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। फिर इससे जो अगला जो शासक बनता है वो बनता है उमेद सिंह, जो कि अंग्रेजों के साथ 1817 में क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। कब, 1817 में उमेद सिंह वो क्या कर लेता है, अंग्रेजों से संधि कर लेता है। कब, 1817 में, 1817 में किससे, अंग्रेजों से संधि कर लेता है। उसके बाद अंग्रेज है वो फरवरी 1818 में, फरवरी 1818 में अंग्रेज है वो उमेद सिंह से क्या करते हैं, पूरक संधि करते हैं। कौन सी संधि करते हैं, पूरक संधि करते हैं। ये जो पूरक संधि थी, ये पूरक संधि है इसकी क्या है, अंग्रेजों ने क्या है, ये किसके लिए की थी,
जालिम सिंह जो जाला था, जो कि क्या था, दीवान था, जिसने क्या अंग्रेजों की काफी सहायता की थी। तो कर्नल जेम्स टोड के कहने पर अंग्रेजों ने क्या की थी, कोटा के जो शासक था उमेर सिंह, उससे क्या है, पूरक संधि करते हैं। संधि की क्या है, शर्तें थी। शर्तें ये थी कि जो जालिम सिंह जो झाला है, उसके जो वंशज है, वो क्या है, हमेशा कोटा के क्या रहेंगे, दीवान रहेंगे। कहाँ के दीवान, कोटा के दीवान रहेंगे। और जो कोटा की जो जितनी भी सारी जो शक्तियां हैं, जो पावर है, वो किसके पास रहेंगी, जो कोटा का जो दीवान है उसके, उसको क्या कर दी जाएंगी, हैंड ओवर कर दी जाएंगी। ये क्या है, पूरक संधि की क्या थी, शर्तें थी। पहली क्या थी, वंशज, जालिम सिंह के जो वंशज है वो क्या रहेंगे, दीवान रहेंगे। और दूसरी क्या थी, कि जो शक्तियां हैं वो भी किसके पास रहेंगी, दीवान के पास। किसके पास रहेंगी, दीवान के पास रहेंगी। फिर अगला जो शासक बनता है वो बनता है किशोर सिंह सेकंड। किशोर सिंह सेकंड, ये जो किशोर सिंह सेकंड है, ये क्या करता है, इस चीज का विरोध करता है। क्या है, इस चीज का विरोध करता है, जिसके चलते एक युद्ध होता है, जिसका नाम क्या है, मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध 1821 में। कब होता है, 1821 में मांगरोल का युद्ध होता है। ये जो युद्ध होता है, ये किस किस के मध्य होता है, किशोर सिंह और जालिम सिंह झाला, यानी कि राजा और दीवान के मध्य ये युद्ध होता है। ये जो जालिम सिंह झाला है, उसकी तरफ से लड़ने कौन आता है, उसका एक अंग्रेज सेनापति था, जिसका नाम क्या था, कर्नल जेम्स टोड। वो क्या करता है, इसकी तरफ से आता है, जालिम सिंह झाला की तरफ से जीत होती है, जालिम सिंह झाला की। उसके बाद अगला शासक आता है, जिसका नाम क्या था, राम सिंह। ये जो राम सिंह है, राम सिंह है, राम सिंह सेकंड के समय, ये राम सिंह सेकंड है। इस राम सिंह सेकंड के समय क्या होता है, जो अंग्रेज है, अंग्रेज क्या कर देते हैं, कोठा रियासत है उसका क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। और जो मदन सिंह है, मदन सिंह जो दीवान है, मदन सिंह क्या था, यहाँ का दीवान था। मदन सिंह को कहाँ का, झालावाड़ का क्या बना देते हैं, राजा। मदन सिंह को क्या झालावाड़ दे देते हैं। बात ये होती है कि जैसे कि फिर जो अंग्रेज है, अंग्रेजों को क्या होता है, अपनी गलती का एहसास होता है कि राजा राजा होता है और दीवान दीवान होता है। तो जो राजा की जो शक्तियां हैं उनको क्यों हैंड ओवर की जाए एक दीवान के पास। तो इस समस्या की निजात के लिए कि भाई जबान तो दे दी, अब जबान कटनी भी नहीं चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, फिर कोटा को ही काट दिया, कोटा का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। मदन सिंह जो झाला था, कोटा और झालावाड़ दो अलग अलग हो गए थे, फिर अलग अलग रियासतें हो गई थी। जो झालावाड़ था, झालावाड़ है, वहां का जो दीवान है वो किसे बना देते हैं, जो मदन सिंह था उस समय का जो दीवान था उसे क्या है, बना देते हैं। और ये जो झालावाड़ है, ये क्या फिर राजस्थान की अंतिम रियासत बनती है। राजस्थान की ये क्या थी, अंतिम रियासत थी। अंतिम रियासत होने का क्या करता है, ये जो गर्व है वो प्राप्त करती है। इसी के साथ है क्या है, जो कोटा का जो इतिहास है वो क्या होता है, समाप्त होता है। साथ ही जो चौहान जो राजवंश है, चौहान जो डायनेस्टी है, वो यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके बाद जो अग्निकुंड से जो अगला जो शासक उत्पन्न हुआ था, वो कौन थे, परमार। तो अगला जो वंश रहेगा वो कौन सा रहेगा, परमार रहेगा। ये भी बताते हैं कि जो अग्निकुंड है, अग्निकुंड आबू पर्वत पर क्या है, अग्निकुंड का क्या हुआ था, जो आयोजन हुआ था, जिसमें क्या है, परमार की बताते हैं कि सिर्फ ओनली परमार है, उनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ये जो परमार है, इनकी जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या माना गया है, आबू। तो इनका उत्पत्ति स्थल कौन सा है, आबू है। फिर यदि हम इनकी बात करें तो इनकी जो रियासतें हैं, परमाणु की जो रियासतें हैं वो कौन कौन सी हैं। इनकी रियासतें, एक आबू है, मालवा है, आबू, मालवा, वागड़, जालोर और किराडू। कहाँ कहाँ है, एक है आबू, मालवा, वागड़, आबू है, मालवा है, वागड़ है, किराडू है।
और जालोर। ये क्या है? परमाणु की क्या थी? रियासतें। परमाणु की क्या है? रियासतें। कौन कौन सी है? आबू है, मालवा है, वागड़ है, किराड़ू है और जालोर है। ये क्या है? इनकी रियासतें हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, इनका धीरे धीरे वन बाय वन क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आबू का इतिहास। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आबू का इतिहास। आबू का इतिहास। यदि हम आबू के इतिहास की यदि हम बात करें, तो आबू है यहाँ पर किस वंश का शासन था? शासन की यदि बात करें तो यहाँ पर परमार वंश का क्या था? शासन था। कहाँ पर? आबू में। किस वंश का? परमार वंश का क्या था? शासन था। और इसमें हम यदि राजा की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि धूमराज एक शासक बनता है जिसका नाम क्या था? धूमराज। ये जो धूमराज है, इस धूमराज को परमारों का क्या कहते हैं? आबू के परमारों का आदि पुरुष कहा जाता है। किसे? धूमराज को। धूमराज को क्या कहा जाता है? आबू के परमारों का आदि पुरुष। तो इसे आबू के परमारों का, आबू के परमारों का आदि पुरुष कहा जाता है। आबू के परमारों का इसे क्या कहा जाता है? आदि पुरुष है वो कहा जाता है। इसके बाद अगला जो राजा है वो कौन था? उत्पल राज। ये जो उत्पल राज है, उत्पल राज है, यहाँ से क्या होता है, जो आबू के जो परमार है, परमारों की क्या वंशावली है वो प्रारंभ होती है। यानी कि यहाँ से क्या है, इनकी जो वंशावली है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ से उत्पल राज से, यहाँ से आबू के परमारों की वंशावली प्रारंभ होती है। एग्जाम में पूछ ले कि आबू के परमार की वंशावली है वो किस शासक से शुरू होती है, तो वो कौन सा है? उत्पल राज है। उत्पल राज से क्या शुरू होती है। और ऐसे पूछ ले कि परमारों का आदि पुरुष, परमारों का आदि पुरुष है वो किसे बताया गया है, तो वो कौन है? धूमराज है। धूमराज को क्या बताया गया है? परमाणु का आदि पुरुष बताया गया है। उत्पल राज है, उससे क्या होती है? परमाणु की जो वंशावली है वो क्या होती है? प्रारंभ होती है। फिर अगला जो राजा है, धरणी राज। अगला जो शासक है वो कौन बनता है? धरणी राज बनता है। इसने क्या किया? अपने जो राज्य थे, धरणी राज ने क्या किया? अपने राज्य को क्या है? 9 ग्रामों में विभाजित किया। कहाँ पे? 9 भागों में विभाजित किया। अतः जो इसका जो राज्य था वो क्या कहलाया? नवकोटि मारवाड़ कहलाया। क्या कहलाया? नवकोटि मारवाड़ कहलाया। क्या किया इसने? इसने अपने राज्य को, इसने अपने राज्य को 9 भागों में विभाजित किया। अतः यह नवग्रह मारवाड़ कहलाया। क्या कहलाया? नवग्रह मारवाड़ कहलाया। धनीराज है, उसने क्या किया? अपने ग्रह, अपने जो राज्य थे उसे क्या किया? 9 जो भागों है, 9 भागों में विभाजित किया, जो कि क्या कहलाए फिर? नवग्रह नहीं, इसका जो राज्य है वो क्या कहलाया? नवकोटि। कहते राज्य, कहते राज्य नवकोटि। क्या कहलाया? नवकोटि मारवाड़ कहलाया। नवकोटि मारवाड़ कहलाया। किसका? धनीराज का जो राज्य था उसे 9 भागों में बांटा, जो कि क्या? नव नवकोटि मारवाड़ के नाम से क्या हुआ फिर? फेमस हुआ। फिर इसने क्या है? गुजरात का एक राजा था जिसका जो चालुक्य राजा था, मूलराज फर्स्ट,
मूलराज फर्स्ट है, इस पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और इस समय जो धवल राठौड़ है उसने क्या है, धनीराज को क्या दी थी, जो शरण दी थी। किसने धन्यराज पर आक्रमण किसने किया था, गुजरात का चालुक्य राजा था जिसका नाम क्या था, भीम। जो मूलराज फर्स्ट है वो क्या करता है, आबू पर आक्रमण करता है। इस समय धन्यराज राठौड़, जो धवल राठौड़ है वो क्या देता है, धन्यराज को क्या देता है, शरण देता है। गुजरात का गुजरात के चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक जिसका नाम क्या था, मूलराज फर्स्ट। मूलराज फर्स्ट ने आबू पर आक्रमण किया। कहां पर किया, आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो इस समय धवल राठौड़ ने धवल राठौड़ ने धरणीराज को क्या दी, शरण। धरणीराज को शरण दी। किसके आक्रमण पर, चालुक्य राजा मूलराज था उसके आक्रमण पर क्या है, जो आबू पर आक्रमण करता है तो धरणीराज को कौन शरण देता है, धवल राजा वो क्या है, शरण देता है। ये जो आक्रमण है इसकी जो जानकारी है वो क्या है, धवल राठौड़ का एक हस्तिकुंडी अभिलेख है पाली के अंदर। कहां पर, पाली के अंदर। तो वो क्या है, इस चीज की क्या देता है, जानकारी देता है। कब, 1997 ईस्वी का है। जानकारी क्या देता है, धवल राज का कौन सा एक हस्तिकुंडी अभिलेख, हस्तिकुंडी अभिलेख है जो कि कहाँ का है, पाली का। बात करें कब का है, 997 ईस्वी का। 997 ईस्वी का है जो कि क्या देता है, इसकी जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है कि भाई जो गुजरात का जो चालुक्य राजा था वो क्या करता है, आबू पर आक्रमण करता है। और जब आबू पर आक्रमण करता है तो जो धवल राठौड़ है वो क्या कर देता है, इसे धनीराज को क्या देता है, शरण देता है। इसकी जानकारी देता है कौन सा, जो हस्तिकुंडी अभिलेख है जो पाली का है, कब का है, 997 ईस्वी का है, जो कि क्या देता है, ये जो जानकारी है ये हमें उपलब्ध कराता है। उसके बाद अगला जो शासक बनता है, धनीराज के बाद में अगला शासक बनता है धंधुक। धंधुक, ये जो धंधुक है गुजरात का चालुक्य राजा था, जो भीम फर्स्ट है, उसने क्या किया, आबू पर आक्रमण किया। किसे, धंधक के समय। तो धंधक ने क्या है, भोज परमार के पास कहाँ चला जाता है, चित्तौड़ चला जाता है। कहाँ चला जाता है, भोज परमार है उसके पास चित्तौड़ चला जाता है। भीम फर्स्ट ने क्या किया, विमल शाह को क्या, आबू का क्या बना दिया, दंडपति नियुक्त कर दिया। धंधक के समय गुजरात का कौन, भीम फर्स्ट आक्रमण करता है। कहाँ पर, आबू पर। तो इस समय वो क्या है, धंधक है, जो धंधुक भोज है, जो धंधुक है वो किसके पास चला जाता है, भोज परमार के पास चित्तौड़ चला जाता है। और जो भीम फर्स्ट है वो क्या करता है कि जो विमल शाह को, जो आबू है, आबू का क्या नियुक्त कर देता है, दंडपति क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है। तो इसके समय किसने, गुजरात के गुजरात के किसने, भीम फर्स्ट ने क्या किया, आक्रमण आक्रमण किया। तो ये है कौन, जो धंधुक है, धंधुक किसके पास चला जाता है, भोज परमार के पास। क्या, तो धंधुक धंधुक भोज परमार के पास, भोज परमार के पास चला जाता है। कहा, चित्तौड़ चित्तौड़ चला जाता है। तो जो भीम फर्स्ट है, भीम फर्स्ट क्या करता है, भीम फर्स्ट ने विमल शाह को क्या करता है, विमल शाह को आबू का आबू का दंडपति दंडपति नियुक्त करता है।
किसे नियुक्त करता है? जो विमल शाह है उसे क्या कर देता है, फिर दंडपति है वो क्या है, नियुक्त कर देता है। फिर जो विमल शाह है, विमल शाह क्या करता है, जो धंधुक और जो भीमफस्ट है उसके मध्य क्या करवाता है, ये समझौता करवाता है। कौन करवाता है? विमल शाह। विमल शाह ने धंधुक तथा भीमफस्ट के मध्य समझौता करवाया। किसने समझौता करवाया? विमल शाह ने। किसके मध्य? धंधुक और जो भीमफस्ट है उसके मध्य क्या करवाता है, समझौता करवाता है। फिर जो विमल शाह है उसने क्या किया, विमल शाह ने आबू में क्या है, एक मंदिर है जिसका निर्माण करवाया। उसका आदिनाथ के मंदिर, जिसे किसे, आदिनाथ का जो मंदिर है उसे किसका नाम मंदिर कहते हैं, ऋषभ देव जी या आदिनाथ का जो मंदिर है उसे क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। तो ये जो मंदिर है इसे फिर क्या कहते हैं, विमल वसई के नाम से क्या है, जाना जाता है। विमल शाह ने विमल शाह ने आदिनाथ ऋषभ देव के मंदिर का क्या करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को विमल वसई के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। विमल वसई के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विमल वसई है उसके क्या है, नाम से जाना जाता है। फिर जेम्स टोड के अनुसार, जेम्स टोड क्या करता है, ये जो विमल वसई है, जो आदिनाथ जी का जो मंदिर है, जो ऋषभ देव जी का जो मंदिर है, इस मंदिर के लिए जेम्स टोड क्या कहता है कि ताजमहल के बाद ये क्या है, भारत की दूसरी सबसे सुंदर क्या है, इमारत है। क्या है? ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर इमारत है, वो कौन सी है, जो विमल वसई जो मंदिर है वो। ये बात कौन करता है? जेम्स टोड। टोड के अनुसार, टोड ने इसे ताजमहल के बाद, ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे सुंदर इमारत बताया। सबसे सुंदर इमारत बताया। कौन? कर्नल जेम्स टोड है, इसे भारत की क्या है, दूसरी सबसे सुंदर इमारत है वो क्या है, बताता है। फिर जो धंधुक है, धंधुक की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, लाहिणी देवी। क्या था? लाहिणी देवी था, जिसने बसंतगढ़ है, सूर्य मंदिर है और जो सरस्वती बावड़ी है उसका क्या करवाती है, ये पुनः निर्माण करवाती है। किस किस का? जो धंधुक की बेटी थी, धंधुक की बेटी, जिसका नाम क्या था, लोहिणी देवी। लोहिणी देवी ने, लोहिणी देवी ने बसंतगढ़, सूर्य मंदिर, बसंतगढ़, सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी, सरस्वती बावड़ी का पुनः निर्माण करवाया। धंधुक ने लोहिणी धंधुक की बेटी थी जिसका नाम क्या था, लोहिणी देवी। लोहिणी देवी ने बसंतगढ़, सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी है उसका क्या करवाती है, पुनः निर्माण करवाती है। ये जो सरस्वती बावड़ी है वो इसी, इसका जो दूसरा नाम है लोहिणी देवी के नाम से इसे क्या है, लोहिणी बावड़ी कहा जाने लगा था। लोहिणी बावड़ी। एग्जाम में पूछ ले कि लोहिणी बावड़ी है उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो लोहिणी देवी ने करवाया था। यदि हम सर्वाधिक सूर्य मंदिरों की यदि बात करें तो जो सर्वाधिक सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। सर्वाधिक सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है।
उसके बाद जो अगला जो शासक बनता है धंधुक के बाद, अगला जो शासक था उसका नाम था विक्रमदेव। विक्रम देव। ये जो विक्रम देव था, इसकी उपाधि थी वो क्या थी, महामंडलेश्वर। उपाधि की यदि हम बात करें तो वो कौन सी थी, महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर की क्या थी इसके पास, उपाधि थी, किसके पास, विक्रम देव के पास। इसने जो चौहान, अर्णोराज चौहान है, अर्णोराज चौहान के खिलाफ ये क्या करता है, कुमारपाल चालुक्य है उसका क्या देता है, साथ देता है। ये क्या करता है, अर्णोराज के खिलाफ, अर्णोराज के खिलाफ, अर्णोराज के खिलाफ किसकी, कुमारपाल चालुक्य की क्या करता है, सहायता करता है अर्णोराज के खिलाफ। कुमारपाल चालुक्य, चालुक्य की क्या करता है, सहायता, किसके खिलाफ, कुमारपाल, अर्णोराज के खिलाफ किसकी, कुमारपाल की करता है। फिर अगला जो शासक बनता है विक्रमदेव के बाद, अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, धारावर्ष। कौन बनता है, धारावर्ष बनता है। ये जो धारावर्ष था, इसने काइंद्रा का जो युद्ध था, काइंद्रा का युद्ध था जिसमें जो काइंद्रा के युद्ध में जो कि गांव था सिरोही का है, उसमें क्या लेता है ये, भाग लेता है। काइंद्रा का युद्ध कब हुआ था, 1178 में। तो इसने काइंद्रा के युद्ध में, जो कि कहाँ का था, सिरोही में भाग लिया। कौन से युद्ध में भाग लिया, काइंद्रा का युद्ध है उसमें क्या लिया, भाग लिया। ये जो काइंद्रा का जो युद्ध होता है ये कब होता है, 1178 ईस्वी में। कब होता है, 1178 ईस्वी में होता है। कौन सा युद्ध होता है, काइंद्रा का युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है, एक मोहम्मद गोरी जो कि कहाँ का था, गजनी का था, और एक जो मूलराज सेकंड है, जो मूलराज सेकंड चालुक्य है वो कहाँ का था, गुजरात का था। किस किस के मध्य होता है, मोहम्मद गजनी जो कि कहाँ का था, गोरी का था, वर्सेज किस किस के मध्य, मूलराज सेकंड जो कि कहाँ का था, गुजरात का, मूलराज सेकंड चालुक्य राजा था ये, और कहाँ का था, गुजरात का था। कहाँ का था, गुजरात का था। युद्ध होता है, इसमें जो मूलराज है, मूलराज की तरफ से उस कौन लड़ता है, इसकी सरक्षिका थी, सरक्षिका थी, क्या नाम था जिनका, नायिका देवी। मूलराज क्या छोटे थे, तो इनका जो नेतृत्व है वो कौन कर रही थी, नायिका देवी कर रही थी। नायिका देवी जो कि क्या थी, इनकी माता थी। वो क्या कर रही थी, इसका जो क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, जो मतलब इसकी जो हेल्प कर रही थी, इनको गाइड कर रही थी। और एक कौन था, धारावर्ष। नायिका देवी की तरफ से कौन लड़ रहा है, एक धारावर्ष लड़ रहा है, केलन लड़ रहा है, केलहन, केलन, ये केलन कहाँ का था, नाडोल का था, नाडोल का था। हमने देखा था कि इसकी जो दो पुत्रियां थी, दो राजकुमारी थी, जिनका विवाह किसके साथ करता है, धारावर्ष के साथ करता है, केलन था। और एक कौन था, कृतिपाल, कीर्तिपाल ये कहां से था, जालोर से था। कहते हैं कि युद्ध होता है, जो नायिका देवी है वो क्या है, चंडी की तरह लड़ती है, और जो मोहम्मद गोरी है उसे क्या कर देती है, हरा देती है। गोरी है उसकी क्या होती है, इसमें हार होती है। और मूलराज जो सेकंड है उसकी क्या होती है, जीत होती है। क्या होती है, जीत होती है। और इसमें जो धारावर्ष है, ये जो धारावर्ष है इसकी भी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो धारावर्ष है, धारावर्ष के लिए ऐसे बताते हैं कि ये एक साथ क्या है, तीन भैंसों को क्या कर सकता था, एक तीर से भेज सकता था। तो इस, ये है, एक तीर से एक साथ तीन भैंस
भेद सकता था। क्या एक साथ तीन भैंसे हैं उनको क्या करता था ये भेदता था। इसकी क्या है जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी के जो स्रोत हैं, इस बात की क्या है एक जानकारी मिलती है। जानकारी के जो स्रोतों की यदि हम बात करें, जानकारी के यदि हम स्रोतों की यदि हम बात करें तो एक स्रोत मिलता है, वो कौन सा मिलता है, अचलगढ़ में इसकी जो धारावर्ष है, धारावर्ष की क्या एक मूर्ति है, जिसमें क्या है एक मूर्ति में धारावर्ष है उसे क्या है तिरकमान लिए हुए दिखाया जा रहा है, और उसके सामने तीन भैंसे खड़े हैं जो कि क्या तीर के द्वारा क्या किए गए हैं, भेदे गए हैं। तो अचलगढ़ में, अचलगढ़ में धारावर्ष की मूर्ति जो कि क्या इस चीज की क्या देती है, जानकारी देती है। उसके बाद दूसरी जो चीज है, दूसरी जो चीज है वो क्या है, पाटन का जो पाट नारायण का जो मंदिर है, पाट नारायण का जो मंदिर है उसका एक अभिलेख है, वो कब का है, 1287 का। वो भी क्या देता है, इसकी जानकारी देता है। दूसरी क्या है, पाट नारायण, पाट नारायण का, पाट नारायण का पाट नारायण मंदिर का अभिलेख, पाट नारायण मंदिर का अभिलेख कब का है, 1287 ईस्वी का। कब का है, 1287 ईस्वी का है। जो भी क्या देता है, इसकी जानकारी देता है। क्या देता है, जानकारी देता है। फिर धारावर्ष के बाद में इसका एक छोटा भाई था, धारावर्ष है, धारावर्ष के बाद में इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, प्रहलादन, प्रहलादन देव। यह है धारावर्ष का छोटा भाई था, स्मॉल ब्रदर ऑफ धारावर्ष। धारावर्ष का क्या था, छोटा भाई था। इसने प्रहलादनपुर जो प्रहलादनपुर नगर है वो क्या है, ये प्रहलादनपुर नगर है उसको क्या कराता है, बसाया। तो इसने क्या किया, इसने प्रहलादनपुर नगर को बसाया। कौन से नगर को बसाया, प्रहलादनपुर नगर है उसको क्या है बसाया। फिर इसने क्या है एक नाटक लिखा था, नाटक लिखा था जिसका नाम क्या था, पार्थ पराक्रम वयायोग। क्या था, पार्थ पराक्रम वयायोग। ये क्या है, नाटक। ये कौन लिखता है, जो प्रहलादन है वो प्रहलादन लिखता है, जिसका नाम क्या था, पार्थ पराक्रम वायायोग है। ये क्या है, नामक नाटक है। वो किसने लिखा था, नाटक लिखा किसने, प्रहलादन ने। प्रहलादन ने ये जो पार्थ पराक्रम वायायोग है, ये जो नाटक है इसका क्या नाम लिखा था, ये जो नाटक है ये लिखा था। फिर जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय प्रहलादन ने क्या की थी, आबू की क्या की थी, रक्षा की थी। किसके समय, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, चौहान के समय, चौहान के आक्रमण के समय, आक्रमण के समय इसने आबू की क्या की, रक्षा, रक्षा की। पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय आबू की जो रक्षा करने वाला था वो कौन था, आबू की रक्षा करने वाला था वो कौन था, प्रहलादन देव था। इसने एक जो नाटक लिखा था, ये जो नाटक लिखा था ये क्या है, एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है कि पार्थ पराक्रम वाया योग है, वया योग है, ये किसका नाटक है, तो वो किसका था, प्रहलादन का था। पृथ्वीराज के आक्रमण से आबू को बचाने वाला था वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण से आबू को बचाने वाला था वो कौन था, जो प्रहलादन देव था। प्रहलादन देव के बाद में अगला जो आता है वो कौन आता है, सोम सिंह, सोम सिंह।
सोम सिंह। ये जो सोम सिंह है, ये क्या था, यह धारावर्ष का पुत्र था। यह धारावर्ष का पुत्र था। किसका बेटा था? धारावर्ष का क्या था? बेटा था। फिर जो हमने देखा था, एक था वास्तुपाल, दो भाई थे वास्तुपाल। एक का नाम क्या था? वास्तुपाल था, दूसरे का नाम क्या था? तेजपाल। दूसरे का नाम क्या? तेजपाल। ये जो तेजपाल है, तेजपाल के एक बेटा था जिसका नाम क्या था? लूण सिंह। लूण सिंह। ये जो दोनों है, इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? जो नेमिनाथ जी का जो जैन मंदिर है, नेमिनाथ जैन मंदिर, जैन मंदिर है, इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। और ये जो लूण सिंह है, लूण सिंह के नाम पर ही ये जो नेमिनाथ जी का जो जैन मंदिर है, उसका नाम क्या पड़ा था? लूण वसई। क्या पड़ा था? लूण वसई पड़ा था। इस वास्तुपाल की एक रानी थी, रानी थी, रानी थी, रानी का नाम क्या था? सुहड़ा। सुहड़ा। ये जो सुहड़ा है, सुहड़ा के कारण ही इसे किस नाम से भी जाना जाता है? सुहड़ा रानी है, इसलिए इसे देवरानी जेठानी के नाम से जाना जाता है। देवरानी जेठानी के मंदिर के नाम से क्या इसे जाना जाता है? किस नाम से? देवरानी जेठानी। वास्तुपाल की रानी का क्या नाम था? सुहड़ा देवी। क्या है कि जो जैन मंदिर है, वास्तुपाल और तेजपाल है, इन्होंने जो नेमिनाथ जी का जो जैन मंदिर है उसका क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। पुत्र लूण सिंह की वजह से इसे किस नाम से जाना जाता है? लूण वसई के नाम से जाना जाता है। और जो रानी थी, रानी जिसका नाम क्या था? सोडा। सोडा है, सोडा की वजह से इसे क्या है? देवरानी जिठानी का जो मंदिर है उस नाम से भी क्या है? जाना जाता है। क्योंकि ये दोनों क्या थे? भाई थे, तो दोनों की जो पत्नियां थी वो आपस में क्या होती है? देवरानी जिठानी होती है। तो इसलिए इसे क्या है? देवरानी जिठानी के मंदिर से भी क्या है? इस मंदिर को क्या है? जाना जाता है। कौन से मंदिर को? जो नेमिनाथ जी का जो मंदिर है उसको। फिर अगला जो शासक बनता है वो बनता है प्रताप सिंह। कौन बनता है? प्रताप सिंह। सोम सिंह। सोम सिंह के बाद में प्रताप सिंह बनता है। ये जो प्रताप सिंह है, इसने मेवाड़ की जो जेतर सिंह था, मेवाड़ के जेतर सिंह से ये क्या करता है? चंद्रावती है वो छीन ली थी इसने। तो इसने मेवाड़ के जेतर सिंह से चंद्रावती छीन ली थी। जेतर सिंह से चंद्रावती छीनने वाला था वो कौन था? प्रताप सिंह था। इसने मेवाड़ की जेतर सिंह से चंद्रावती छीनी थी वो कौन था? प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? विक्रम सिंह। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक शासक पढ़ा था जिसका नाम क्या था? विक्रम देव। और ये कौन है? विक्रम सिंह। तो दोनों क्या है? अलग अलग है। विक्रम सिंह। ये जो विक्रम सिंह है, विक्रम सिंह है, ये आबू के जो परमार, इसके जो विक्रम सिंह है, इसके समय से फिर जो आबू के जो परमार है, परमारों ने क्या है? रावल और जो महारावल है उसकी क्या है? उपाधियां धारण करने लगे थे। इसके समय से क्या है? आबू के जो परमार है वो रावल और महारावल की क्या है? उपाधियां वो क्या है? धारण करने लगे थे। तो इसके समय से आबू के परमार, रावल तथा महारावल की उपाधि धारण करने लग गए थे। आबू के परमार है वो रावल महारावल की उपाधि है वो किसके समय से धारण करने लगे थे? विक्रम सिंह है उसके समय से क्या करने लगे थे? धारण करने लगे थे।
फिर इसने क्या किया कि जो जालोर के सोनगरा थे, जालोर के सोनगरा चौहान है, उनसे जो आबू के जो परमार राज्य के जो पश्चिमी जो भाग है, इनसे जो कालांतर में जो जालोर के सोनगरा चौहान है वो क्या करते हैं, आबू के जो परमार है, आबू के परमारों से जो आबू का जो पश्चिमी जो हिस्सा है, पश्चिमी राज्य है, उस पर क्या है, अधिकार कर लिया था। किसने? सोनगरा चौहानों ने, जालोर के सोनगरा चौहानों ने, जालोर के सोनगरा चौहानों ने आबू के परमारों से आबू का पश्चिमी भाग छीन लिया था। कौन सा भाग? आबू का पश्चिमी भाग है, वो कौन छीन लेते हैं? कौन? जो जालोर के जो सोनगरा चौहान है वो क्या करते हैं, आबू का जो पश्चिमी भाग है वो क्या है, इससे छीन लेते हैं। इससे जो स्पष्ट होता है कि जो परमार है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, और इसी के साथ जो परमार वंश है वो क्या, उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इससे जो आगे है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।